डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड जिसमें हमारा पेपर फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें पहले के वीडियो में हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं प्रोजेक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसका अर्थ क्या होता है, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी परियोजना की पहचान कैसे की जाती है। और इसमें हम सबसे पहले लेंगे परियोजना यानी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी परियोजना पहचान या अभिज्ञान का अर्थ क्या होता है। फिर इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के मीनिंग। कोई भी परियोजना है, उसके जो आइडियाज़ है उनका विकास और इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी प्रतिबंध है उनके आधार पर किया जाता है। आंतरिक प्रबंध पद्धति की सीमाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये इनपुट्स और आउटपुट्स पर आधारित होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक परियोजना पहचान के आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संभावित अवसरों का यानी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनका पता लगाया जाता है, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के लक्षणों के विकास की दृष्टि से इसमें इकोनॉमिकल जितने भी डाटाज होता है उनका संकलन किया जाता है, उनका संग्रहण किया जाता है और उनका एनालिसिस संबंधित प्रक्रिया इसमें की जाती है। अगर हम बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर हम बात करें तो परियोजना आइडेंटिफिकेशन के पीछे विचार और जितने भी बिजनेस के जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उनका पता लगाया जाता है और उनके साधन उनका जांच का कार्य और इवैल्यूएशन का कार्य किया जाता है। उसके पश्चात एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसका नाम या उसके अवसरों के रूप में विचारों का संकलन करके संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक हो में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट विचार का अध्ययन या उसका विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रोजेक्ट के 3 आधारभूत लक्षण होते हैं, जिसमें उसका इनपुट, उसका आउटपुट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम निवेश लक्षण के रूप में कह सकते हैं कि कोई भी परियोजना है उसमें निवेश किस रूप में किया जाए। प्रोजेक्ट में इनपुट के रूप में जो रॉ मटेरियल है, पावर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल सोर्सेज है, उनका संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। और परियोजना के जो भी इनपुट्स लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए ये आवश्यक है कि इन सभी इनपुट्स में प्रत्येक की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाए। दूसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम बात करें तो परियोजना क्या सृजित करेगी, या प्रोजेक्ट उपज अतिरिक्त माल के उत्पादन के रूप में की जाती है। दूसरी ओर परियोजना उपज अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था के रूप में हो सकती है। किसी भी कंडीशन में प्रोजेक्ट आउटपुट के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रूप से विस्तृत विचार किया जाता है। जितने भी इसके क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट्स के परियोजना में जितने भी फाइनेंशियल आउटपुट्स का निर्धारण किया जाता है वह भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा इसका है सोशल कॉस्ट बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम बात करें यानी सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण लक्षण की अगर हम बात करें तो परियोजना के क्रियान्वयन संस्था का जो एनवायरनमेंट है, उसके इनपुट और आउटपुट्स है, उसके लक्षणों को प्रभावी रूप से हम परिभाषित करते हैं। और प्रत्येक परियोजना का सामाजिक लागत लाभ पहलू होता है, और इकोनॉमी में जितने भी उपलब्ध और अनुपलब्ध वर्तमान में संतुलन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज के लिए इसका क्रियान्वयन को सम्मिलित किया जाता है, और समाज द्वारा किए जाने वाले जितने भी सेक्रीफाइस है या समाज को प्राप्त होने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका इवैल्यूएशन इसमें किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर इसकी बात करें तो इसमें पहला है प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उत्प्रेरक कारक बन जाती है।
दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट और इनकम की दृष्टि से विकास प्रक्रिया का सूत्रपान करती है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो संस्था की जितने भी भावी एक्टिविटीज़ है, सर्विसेज है, उनका एक स्ट्रक्चर परियोजना द्वारा बनाया जाता है। फिर है, अगर हम परियोजना के आधारभूत ढांचे की और इसके एनवायरनमेंट के विकास की शुरुआत करता है। परियोजनाओं को एक बार प्रारंभ करने के पश्चात रद्द करना यदि असंभव नहीं हो तो आसान भी नहीं होता। समय के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन है, समाज में परिवर्तन लाती है। फिर है, परियोजनाएं व्यक्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को जन्म देती है। इस प्रकार से कुछ बिंदुओं के आधार पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी परियोजना पहचान के जो चरण है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लेते हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है वो है जनरेशन ऑफ आइडियाज, यानी विचारों की खोज। दूसरा है स्वॉट एनालिसिस। तीसरा मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट। चौथा आता है कॉरपोरेट अप्रोचल। पांचवा है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। और छठा है सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 पे लेते हैं जनरेशन ऑफ आइडियाज़ की। अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसके बाद में एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्साइटिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तीसरा बिंदु इसमें आता है एग्जामिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़। फिर आता है एनालिसिस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर आता है एक्सप्लेनरी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइजिंग सिक यूनिट्स। फिर आता है इसमें ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। और फिर आता है द प्लान डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस। फिर बाद में हम इसमें जो अंतिम बिंदु आता है जनरेशन ऑफ आइडियाज़ में, वो हम ले सकते हैं सजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसीज, यानी वित्तीय संस्थाओं और विकास के लिए एजेंसियों के द्वारा जो सुझाव है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के देखिए क्या है, ऐसे स्ट्रेंथ यानी कमजोरी, डब्ल्यू से वीकनेस यानी अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, इसकी वीकनेस की बात करें, और थ्रेट यानी ये इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। यह परियोजना जिसमें अधिकतम पावर और अपॉर्चुनिटीज़ और न्यूनतम कमजोरियों और थ्रेट्स को इसमें शामिल किया जाता है। फिर आता है मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इकोनॉमिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो जितने भी इकोनॉमिक की जो कंडीशंस है, संपूर्ण विकास दर की अगर इसमें बात करें, क्षेत्रीय यानी रीजनल डेवलपमेंट रेट्स की हम बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी। और फिर आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और व्यापार का जो घाटा है या भुगतान संतुलन की स्थिति, वो इकोनॉमिक सेक्टर में आता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़, हमारी क्रेडिट का जो ढांचा है वो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स डेट पॉलिसीज़ वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम टेक्निकल सेक्टर की बात करें तो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विदेशी तथा घरेलू तकनीकी ज्ञान का जितने भी संभावनाएं हैं वो शामिल की जाती है। प्रौद्योगिकी तथा संभावित स्थानांतरण इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपटीशन सेक्टर की, तो इसमें इंडस्ट्रीज में यानी फर्मों की संख्या और बाजार का जो हिस्सा है इसमें शामिल किया जाता है। मार्केटिंग पॉलिसीज, इसमें जो प्राइस एनालिसिस, ये सभी इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम सप्लाई सेक्टर की बात करें तो जो भी रॉ मटेरियल है या निर्मित माल में निवेश की लागत है। आइए सर, अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट अप्रेजल की बात करें, यानी निम्नलिखित के मूल्यांकन की। व्यक्ति या पर्यावरणीय ताकतें व्यवसाय के अधिक जुड़ी रहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के अवसर जहां प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, पहचान के लिए या उसकी जो कमजोरी है उसका मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, जिसके कुछ पहलू इस प्रकार है। पहला है मार्केटिंग एंड डिसबर्समेंट एरिया।
जिस एरिया जहाँ पर अपन बाजार की जो कॉन्सेप्ट है, उत्पादन पंक्ति है या बाजार का हिस्सा है या डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लगाए जाते हैं उनको भी महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दूसरा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एरिया। कहने का तात्पर्य जहाँ संयंत्र और मशीनरी की क्षमता उस स्थिति में आधारभूत इन्वेस्टमेंट और रॉ मटेरियल और पावर की उपलब्धता के आधार पर ही लागत संरचना इसमें सम्मिलित की जाती है। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया। इसमें संस्था के जितने भी रिसर्च कैपेसिटी है या नए प्रोडक्ट्स हैं उनके रिकॉर्ड, उनकी जितनी भी लेबोरेटरीज है या जांच की सुविधाएं हैं, रिसर्च से परिचालन या सब कोऑर्डिनेशन समेत जितने भी तंत्र है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है कॉरपोरेट रिसोर्स एंड पर्सनल एरिया। इसमें जितने भी नियामक संस्था हो या कॉरपोरेट में जितने भी टॉप मैनेजमेंट की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उनका मैनेजमेंट या कर्मचारियों की जितनी भी क्वालिफिकेशन या इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित जितने भी क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया जाता है। फिर आता है अगर कॉर्पोरेट अप्रेजल में हम बात करें, इंपॉर्टेंट है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया। इसका संबंध भी जितना भी फाइनेंशियल लिवरेज है या उधार लेने की जितनी कैपेसिटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टैक्सेशन है, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स है या अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी या कंट्रोलिंग से संबंधित पद्धति है या रोकड़ प्रवाह है, कैश फ्लो जिसे हम बोलते हैं, या लिक्विडिटी से है। इस तरह से कॉर्पोरेट अप्रेजल को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम फिर बात करते हैं, पांचवा हमारी जो परियोजना का जो स्टेप आता है, चरण आता है, वो आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी प्रारंभिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो अलाभप्रद जितने भी विचार है उनको त्याग करने के उपरांत सर्वोत्तम एवं संभावित विचार का चयन करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट के जितने भी विचार हैं उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया प्रारंभ प्रिलिमिनरी की समीक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर इसका हम समझ सकते हैं। पहला है कंपेबिलिटी विथ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जितने भी उद्यमी हैं उनकी संगतता, यानी परियोजना के जितने भी विचार है, एंटरप्रेन्योर की जितनी भी रुचि है, उसके व्यक्तिगत संसाधन है, मानवीय हो चाहे फाइनेंशियल हो, दोनों प्रकार के संसाधन उसमें आते हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए, जिससे तीव्र विकास और इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रिटर्न संभावित हो सके। दूसरा आता है कैपेबिलिटी विथ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड वेराइटीज। अगर हम बात करें उद्यमी के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के रूल्स है या इन्वेस्टमेंट या परियोजना की जो उद्देश्य है उसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया उसमें कोई कठिनाई नहीं हो, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम एडिक्वेसी ऑफ मार्केट, यानी बाजार की पर्याप्तता। ये भी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट है उसमें विद्यमान और संभावित मांग कितनी है उसका एनालिसिस में किया जाता है। जितने भी कंपटीशन है उसके नेचर और कम्पिटिटिव बाजार का जो हिस्सा है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। कंज्यूमर ट्रेंड क्या है, उसकी सेल्स और मार्केटिंग पद्धति क्या है, नवीन इकाइयों के प्रवेश के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है या प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है, वो सारे बिंदु बाजार की पर्याप्तता पर डिपेंड करते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट जस्टिफिकेशन, जिसमें उसका रॉ मटेरियल और लेबर की जो कॉस्ट है उसको शामिल किया जाता है। डायरेक्ट और फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, सेल्स एंड अन्य एक्सपेंसेस है, वो सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगला स्टेप आता है, वो आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया, यानी सर्वोत्तम परियोजना विचार का चयन। जैसा कि आपको मालूम है प्रोजेक्ट चयन वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ परियोजना का आइडेंटिफिकेशन समाप्त होता है, अर्थात चेंजेस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित प्रमापों के आधार पर तुलना करके ये जानने का प्रयास किया जाता है कि परियोजना प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं। प्रारंभिक मूल्य यानी कि प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन को प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स में बदल दिया जाता है और इस इंडेक्स के आधार पर निम्न स्टेप्स उठाए जाते हैं इसमें।
सबसे पहले परियोजना की जो श्रेणी है उससे संबंधित जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और इन फैक्टर्स को भार प्रदान करना है और उनका कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस को ये दर्शाता है। उसके पश्चात प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उसको उपयुक्त श्रेणी के जितने भी स्टैंडर्ड्स है उसके फैक्टर्स के आधार पर इसका श्रेणीकरण किया जाता है। उसके पश्चात कारक के अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कारक को उसके वेटेज के मल्टीप्लाई करना पड़ता है और संपूर्ण परियोजना की जो इंडेक्स है उसे तैयार करने के बाद इन सभी वेटेज को इसमें जोड़ लिया जाता है। कहने का मतलब है जितने भी परियोजना है उसके पांचों जो स्टेप्स है उसमें ये प्रमुख है, उसको एवरेज श्रेणी में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम परियोजना आइडेंटिफिकेशन है उसके जो स्टेप्स है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए टॉपिक में इतना ही। कल हम इसी टॉपिक में टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम प्रोजेक्ट की जो फैसिबिलिटी एनालिसिस है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।